हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आस्था सेठी और जोश टॉक्स के नए वेंचर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरी सीरीज में क्या होने वाला है। इस पूरी सीरीज में हम पैसों के बारे में और पैसों से रिलेटेड सभी टॉपिक्स जैसे कि आपकी सेविंग्स, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी सभी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, आपको वो कहावत याद है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया? अगर आपके साथ ये सिचुएशन आई है तो आपको अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक आपने अपने फाइनेंसेस को मैनेज ठीक से नहीं किया है। और अगर आपके साथ ये सिचुएशन नहीं आई है तो ये वीडियो देखने के बाद ये सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं आने वाली। लेकिन पहले आइए जानते हैं कि पर्सनल फाइनेंस होता क्या है। पर्सनल फाइनेंस बेसिकली हमारे पैसों को सेव करने से लेकर इन्वेस्ट करने तक की पूरी जर्नी को कवर करता है। इसमें बैंकिंग, सेविंग, रिटायरमेंट प्लानिंग जैसी सारी चीजें आती हैं। पर्सनल फाइनेंस मेनली अपने फाइनेंशियल गोल्स को रियलाइज करने के लिए होता है और उनको अचीव करने के लिए एक फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में होता है। फिर चाहे वो कोई शॉर्ट टर्म गोल हो, कोई लॉन्ग टर्म गोल हो या फिर आपकी रिटायरमेंट के रिलेटेड कोई गोल हो। सभी एज ग्रुप के लोगों को पर्सनल फाइनेंस के बारे में जानकारी रखनी बहुत ज़रूरी होती है। फिर चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है या फिर हाउसवाइफ हैं। पर्सनल फाइनेंस क्या है? सिर्फ आपके इनकम्स और आपके एक्सपेंडिचर, यानी कि आप कितना कमा रहे हैं और आप कैसे खर्च रहे हैं और उसको प्लान करना, बस यही तो है पर्सनल फाइनेंस। वैसे तो फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करने के लिए कभी भी देर नहीं होती, लेकिन आप जितना जल्दी शुरू करें उतना ही बेटर है। और आपने ये भी नोटिस करा होगा कि पिछले 3-4 सालों में फाइनेंशियल एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है। फिर चाहे वो स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन में करिकुलम में ये कोर्सेज ऐड कर दिए गए हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी ज़िंदगी में कितनी इंपॉर्टेंट है। तो अब सवाल ये आता है कि पर्सनल फाइनेंस या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग हम करेंगे कैसे। तो आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करने वाले हैं जिससे कि आपको और आपकी फैमिली को सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी ही नहीं बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिलेगी। फाइनेंशियल प्लानिंग में एक बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है, जिसमें कि आपकी सेविंग्स आती हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, इंश्योरेंस आती हैं और टैक्स सेविंग प्लान्स आते हैं। अब इसको कैसे शुरू करें वो हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं कुछ इजी स्टेप्स जो कि हमारी फाइनेंशियल जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप है अपने इमरजेंसी फंड को मेंटेन करना। लेकिन एक स्मार्ट इंसान वही है जो कि अपनी सेविंग्स को अपने पास इतने अच्छे से रखे कि अगर कल को कोई प्रॉब्लम आ जाती है हमारी लाइफ में या फिर कोई डिफिकल्टी वाली स्टेज आ जाती है तो एटलीस्ट हमारे पास सिक्योरिटी है कि हमारे पास हमारे फाइनेंसेस पड़े हैं। ऐसे में आप एक हेल्थ इंश्योरेंस या फिर आप एक लाइफ इंश्योरेंस रखना कंसिडर कर सकते हैं। और ये समझिए कि आपके पास ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम कोई गाड़ी लेते हैं या फ़ोन लेते हैं या कोई भी डिवाइस लेते हैं उसकी तो हम इंश्योरेंस करा लेते हैं, लेकिन जब बात आती है हमारी अपनी तो हम इंश्योरेंस कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं उसके ऊपर। लेकिन इसको याद रखना है कि हेल्थ इंश्योरेंस या फिर लाइफ इंश्योरेंस हमारे लिए पहला फर्स्ट स्टेप है हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग की ओर। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहली और सबसे ज़रूरी इंश्योरेंस की, जो कि है लाइफ इंश्योरेंस। अगर आप अपने परिवार में सिर्फ सोल कमाने वाले हैं या फिर सोल अर्नर हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस कराएं। वैसे तो मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ में देखा है कि हर एक फैमिली मेंबर की लाइफ इंश्योरेंस करा रखी होती है, जो कि एक बहुत ही स्मार्ट मूव नहीं है। लेकिन ये याद रखिए कि आपके जो भी फैमिली में मेंबर हैं जो कि सोल कमाते हैं उनकी लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत ही ज़रूरी है और ये पहला स्टेप है। अब लाइफ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर कल को कोई ऐसा बुरा वक्त आ जाता है तो एटलीस्ट वो जो उनकी लायबिलिटी है वो उनके फैमिली मेंबर्स के ऊपर नहीं आएगी। तो ये तो रही लाइफ इंश्योरेंस की बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर, जो कि है हेल्थ इंश्योरेंस। पिछले 2 साल से आप देख ही रहे हैं, आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है किस तरह से कोविड आया है और उसने एक बहुत ही डेंजरस एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है हम सभी के लिए। ऐसे में आप ये देखिए कि अगर लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखी थी तो आज के टाइम पे कितने सेफ रहे वो, क्योंकि उनके पास बैकअप के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए इंश्योरेंस कंपनीज हैं। जैसे कि हमने लाइफ इंश्योरेंस में डिस्कस किया था कि सोल अर्निंग मेंबर के पास लाइफ इंश्योरेंस होनी चाहिए, इसी तरह से हेल्थ इंश्योरेंस फैमिली के सभी मेंबर्स के पास होनी चाहिए। यही फर्क होता है लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में, क्योंकि हेल्थ हर बंदे की अपनी होती है और फैमिली के हर मेंबर के पास उनकी अपनी खुद की हेल्थ इंश्योरेंस होनी ही चाहिए। तो ऐसे में जब आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करें तो आई होप कि आपको पहले 2 स्टेप समझ आ गए हों। सबसे पहले फैमिली के अर्निंग मेंबर की लाइफ इंश्योरेंस और दूसरी बात फैमिली के हर मेंबर की हेल्थ इंश्योरेंस। तो अब सवाल ये आता है कि आपको इंश्योरेंस कितने की लेनी चाहिए।
तो आप ये ध्यान रखें कि आपकी जितनी भी साल की इनकम है उसके 10 टाइम्स आपको, यानी कि उसका 10 गुना इंश्योरेंस का कवर मिलना चाहिए। आइए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आपकी इनकम एक महीने की 50,000 रुपीज़ है, तो इसका मतलब हुआ कि साल की हो गई आपकी 6 लाख रुपए। तो आपका कवर कितना हुआ? अगर हम 6 लाख को उसका 10 गुना कर दें, यानी कि 60 लाख रुपीज़ का कवर आपको मिलना चाहिए। इस तरह से आप अपनी इंश्योरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की। अब लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है वो आपकी पूरी लाइफ में फिक्स्ड रहता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको हर साल या फिर हर महीने आपको सेम प्रीमियम पे करना है। और दूसरी जगह बात करें हेल्थ इंश्योरेंस की, तो वो साल भर साल चेंज होता रहता है। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस के केस में आप जितना जल्दी अपना लाइफ इंश्योरेंस करवा सके उतना अच्छा है। इसके पीछे का सीक्रेट क्या है? क्योंकि अगर आप अपना लाइफ इंश्योरेंस मान लीजिए आप अपने अर्ली 20s या फिर 30s में करवा लेते हैं, तो आपको उतना कम प्रीमियम पड़ेगा और सारी लाइफ आपको उतना कम ही प्रीमियम देना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप 40s में आ जाते हैं और तब जाके आप अपना लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, तो आपका प्रीमियम उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये रियल लाइफ एग्जाम्पल मैंने देखा है अपनी फैमिली में। इसलिए पहली चीज़ मैंने अपने साथ जो की थी वो किया था लाइफ इंश्योरेंस लेना। और दूसरी बात करें हेल्थ इंश्योरेंस की, तो वो हर साल बढ़ता रहता है। तो आप ये ध्यान में रखें कि आपकी इनकम का 2 से लेकर 5% आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में डालें। अब अगर हम यहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स और अमाउंट्स की बात करें, तो अगर आप साल का 7 से लेकर 8,000 प्रीमियम देते हैं और आप अगर अभी अपने 20s में हैं, तो फिर आप अपना इजीली 50 लाख रुपीज़ का, यानी कि 50 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस और साथ ही साथ अप टू 5 लाख रुपीज़ का हेल्थ इंश्योरेंस मेंटेन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की थर्ड स्टेप की, जो कि है आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग। अब आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट की एक स्कीम है एनपीएस, यानी कि नेशनल पेंशन सेविंग। तो इसमें इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये टैक्स फ्री है। तो मान लीजिए कि आप कुछ पैसे कमा रहे हैं और आपको उसमें टैक्स बचाना है, तो आप हर साल कुछ अमाउंट अप टू 50,000 रुपीज़, यानी कि 50,000 तक हर साल कुछ अमाउंट आप इस एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसका दूसरा फायदा क्या है कि जब आप 60 साल के हो जाएंगे, यानी 60 ईयर्स तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इसके बाद जब आप रिटायर होंगे तो आपको साथ ही 60% अमाउंट मिल जाएगा और उसके बाद हर महीने आपको कुछ अमाउंट मिलता रहेगा, ताकि जब आप आराम से रिटायर हो जाएंगे और आपको कोई काम नहीं करना, उसके बाद भी हर महीने कुछ इनकम आपके पास आती रहेगी, ताकि आपके खर्चे चलते रहें। तो अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करने के लिए इससे अच्छा स्टेप शायद और कोई नहीं है। अब एनपीएस की बात करें तो पर्सनली मुझे वो एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके जो रूल्स हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं और बहुत ही टफ हैं मेंटेन करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें अच्छी बात क्या है, इसके रूल्स तो इतने मुश्किल हैं। आइए इसके रूल्स डिस्कस करते हैं। अब जिस तरह से हम बैंक में एक एफडी करा देते हैं, मान लीजिए आपने 3 साल की, 5 साल की या फिर 15 साल की एक एफडी करा दी, लेकिन आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई इमरजेंसी आ गई या किसी की शादी आ गई, तो उस एफडी को आप तुड़वा सकते हैं। आपके पास वो पावर और अथॉरिटी होती है। लेकिन एनपीएस में ऐसा नहीं होता। एनपीएस में आप वो फंड कभी भी विड्रॉ नहीं कर सकते अपनी 60 की एज से पहले। तो जिस तरह से आप बैंक में एफडी कराते हैं और कोई इमरजेंसी आती है और आप वो पैसे कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं थोड़ी प्रॉब्लम्स के साथ, एनपीएस में ऐसा नहीं होता। एनपीएस में जब तक आप 60 ईयर्स के ना हो जाएं, आप अपने पैसे उसमें से विड्रॉ नहीं कर सकते। इसका मतलब ये भी हुआ कि आप एनपीएस में हर साल सिर्फ उतने ही पैसे इन्वेस्ट करें जितना कि आपके इमरजेंसी फंड में ना हो और आपको उनकी इमीडिएटली आने वाले 20 या 30 साल तक ज़रूरत ना पड़े। तो इस वीडियो में हमने फाइनेंशियल प्लानिंग के पहले 3 स्टेप्स डिस्कस करे, जिसमें सबसे पहले था आपका हेल्थ इंश्योरेंस, फिर था आपका लाइफ इंश्योरेंस और उसके बाद में आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये याद रखिए कि फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस बहुत ज़रूरी है और इसीलिए यहाँ पर हम हैं आपके साथ, क्योंकि हम जानते हैं फाइनेंशियल मिस्टेक्स कितनी बड़ी हो सकती हैं। तो चलिए आप इंतज़ार ना करें और जल्दी से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को शुरू कर दें। हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। और कौन से टॉपिक्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, इसके बारे में हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।